जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, अर्नो एडिस को गड्ढे में बैठाकर किंग से संभल कर रहने के लिए कहता है और इसी के साथ अर्नो अपनी बेटी के सेल्फ डिफेंस के लिए आइडिस को बॉल जैसा कुछ देता है जो असलियत में एक बॉम्ब था, जो सुनकर आइडिस भी घबरा जाती है। इसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर में, जहाँ पर ये दोनों फाइनली इम्पेरियल पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक मेड इन दोनों को ग्रीट करती हुई कहती है, लेडी शाइडन फिर से वापस आने के लिए शुक्रिया। आपके लिए प्रिंस चैम्बर में वेट कर रहे हैं। आप अगर मेरे पीछे चलिए तो मैं आपको सीधा उनके पास लेकर चलूंगी। और ये सब कहते हुए ये मेट आइडिस को नोटिस करते और कहती है, ओ आपके साथ आपकी छोटी बहन आइडिस भी आई है, ये बहुत ही अच्छा हुआ। जो सुनकर शाइडन पूछती है, क्या आप आइडिस को जानती हो? जो सुनकर ये मेट भी मुस्कुराकर कहती है, रिसेंटली हुए सभी स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ और आपके आने की खबर सुनकर प्रिंस भी जरूर बहुत ही खुश होंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। जो सुनकर ये दोनों कंफ्यूज थे कि रिसेंटली हुई स्टोरी इनका कहने का मतलब क्या है। फिर भी ये दोनों ज्यादा सवाल न करके इस मेट के पीछे चलने लगते हैं और आखिरकार ये दोनों प्रिंस के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शाइडन कहती है, आइडिस तुम सिर्फ कुछ देर के लिए आसपास वेट करो, मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। जो सुनकर आइडिस भी कहते हैं, ठीक है सिस्टर, अपना बेस्ट करना। ये कह के बाय बाय कह के इस दूसरी मेट के साथ चलने लगती है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक लाइब्रेरी का गार्ड नजर आता है जो बहुत सारा बुक कैरी कर रहा था, जो देखकर ये मेट और ये भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और इस वजह से आइडिस पूछती है कि आसपास कहीं पर लाइब्रेरी है। जो सुनकर ये मेट भी कहती है, हाँ यहाँ का लाइब्रेरी सबसे ज्यादा फेमस है एम्पायर के सबसे ज्यादा बुक होल्ड करने के लिए। आइडिस कहती है, तो ठीक है मैं लाइब्रेरी में वेट करना चाहूंगी सिस्टर शाइडन के बुलाने तक। मेट कहती है, ठीक है मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। आइडिस भी कहती है ओके। इसके बाद आइडिस लाइब्रेरी में पहुंचती है, जो देखकर ये काफी हैरान थी कि वाओ ये लाइब्रेरी तो काफी बड़ा है। और आइडिस लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में आती हुई सोचती है कि ये लाइब्रेरी सच में काफी बड़ा है, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं यहाँ फिर से आना चाहूंगी। और इस लाइब्रेरी में काफी ढूंढने के बाद आइरिस को एक बुक मिलता है, जहाँ पर लॉ, मेडिसिन और हिस्ट्री से लेकर सभी चीजों का नॉलेज था। और इसे देखकर आइरिस सोचती है, ये बुक काफी हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए और इस बुक के नॉलेज से मैं इनुश का जो बीमारी है उसको भी अच्छे से समझ सकूंगी। और इसीलिए आइरिस एक सीढ़ी लाती है। फिर भी ये बहुत ही छोटी पड़ रही थी इस बुक तक पहुंचने के लिए, मगर उसी समय पीछे से कोई आकर इस बुक को उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? जो सुनकर आइरिस कहती है, हाँ मुझे ये चाहिए और आपका शुक्रिया। उसी समय ये आदमी कहता है, मगर ये काफी अजीब है क्योंकि ये हिस्ट्री, लॉ और मेडिसिन को लेकर बुक है, इसलिए तुम जैसे एक छोटी बच्ची जो इस तरीके के बुक के ऊपर इंटरेस्टेड हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो शायद तुम्हारी उम्र का रहेगा और उसको पिक्चर बुक के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए लगता है तुम मेडिसिन वगैरह के ऊपर सच में बहुत ही इंटरेस्टेड हो। और इसे देखकर आइडिस को याद आता है कि जैसे कि अनु ने किंग के बारे में कहा था, ये वैसे ही दिखता है। और अनु ने ये भी कहा था कि तुम्हें उससे मिलने का चांस बहुत ही कम है, फिर भी अगर वो तुम्हें नजर है तो जितना उसे उतना उसे अवॉइड करने की कोशिश करना और वहां से निकल जाना। जिस वजह से आइडिया सोचती है कि अनु ने कहा था किंग से मिलने का चांस बहुत ही कम है, इसलिए शायद ये किंग नहीं होगा, उसके कोई रिलेटिव होंगे। इसलिए आइडियस कहती है, मुझे अभी तक पढ़ना नहीं आता, मुझे सिर्फ पेजेस देखना पसंद है और मैं कुछ तस्वीरें ढूंढ रही हूँ। जो सुनकर किंग भी कहता है, तो ठीक है ये लो, इस बुक को जितना हो उतना तुम देख सकती हो। जो सुनकर आइडियस भी थैंक यू कह के इस बुक को लेने वाली थी, मगर ये अपना हाथ पीछे कर लेता है। मगर आइडियस कंफ्यूज होकर हाथ फैलाकर खड़ी हुई थी, तो ये किंग फिर से इस बुक को आगे ले आता है और आइडियस भी इसे लेते हुए थैंक यू कहती है। तो आखिरी समय पे ये भी अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि ये बुक काफी मुझे सही लगता है, इसलिए मैं इसे पहले पढ़ना चाहूंगा, क्या तुम इसे छोड़ सकती हो? जो सुनकर आइडियस अपना मुंह बना लेती है और कहती है, ठीक है आप ही इस बुक को पढ़िए। और ये कहते हुए भाग के यहाँ से निकल जाती है और जाते हुए ये भी सोचते है कि रॉयल फैमिली के सभी बंदे ऐसे ही होते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ देर रुकना था मगर इस आमदे की वजह से मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। और ये सोचते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पर ये मेट कहती है, यंग मिस के आपका लाइब्रेरी में घूमना हो गया। और ये कहते हुए पूरी घबरा जाती है क्योंकि पीछे से किंग बाहर आ चुका था, जो देखकर ये मेट भी कहते हैं, योर मेजेस्टी आप ओ भी यहाँ पर। और किंग भी कहता है, हाँ थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ देश के लिए। और ये सब सुनकर आइडिस को भी रियलाइज होता है कि ये सच में किंग ही है। उसी समय किंग कहता है, क्या तुम इस छोटी लेडी का देखभाल कर रही हो? जो सुनकर ये भी मेरे सभी बातें बताती है कि शायरन के ट्रीटमेंट करने तक मुझे इसकी देखभाल करने के लिए कहा गया। जो सुनकर किंग भी कहता है, बहुत ही बढ़िया, अब से इस छोटी मिस का देखभाल मैं करूंगा, तुम अपने दूसरे काम पे लौट सकती हो। जो सुनकर ये मेट भी थोड़ी सी चौंक जाती है। उसी वक्त किंग कहता है, छोटी मिस या मैं कहूँ आइडियस इटम, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें इनुस से मिलने ले चलूंगा। जो सुनकर आइडियस भी थोड़ी सी घबराई हुई इसके पीछे चलने लगती है। उसी समय किंग फिर से कहता है, आइडियस तुम पहले भी मेरे छोटे बेटे इनुस से मिल चुकी हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? इसके जवाब में आइडियस भी कहती है, योर मेजेस्टी आप सही कह रहे हो, 1 महीने पहले मैं इनुस से मिल चुकी हूँ। उसी समय किंग कहता है कि इनुस हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करता है और उसके बातों से जो मैं समझा वो तुम्हें आटे की गुड़िया कह के बुलाता है, मगर तुम उसके रूड बिहेवियर से उसको हेट करने मत लग जाना, क्योंकि उसको लोगों से बातें करना नहीं आता, क्योंकि उसके बीमारी की वजह से वो बचपन से अपने कमरे में ही रहता है, इसलिए सोचा चिड़चिड़ा है। मगर मुझे पता है वो एक अच्छा लड़का है और तुम्हें भी दिल से वो बहुत ज्यादा पसंद करता है।
और मैं वैसे भी तुम्हें बुला नहीं वाला था, मगर तुम खुद से चले आई, ये बहुत ही अच्छा हुआ। और तुम्हारे आने की खबर सुन के इनुष भी बहुत ही खुश होगा। और इनुष से मिलने से पहले मेरा एक सवाल है, तुम इतनी दूर से यहाँ पर आई हो, क्या तुम इनुष से मिलने आई हो या दूसरे किसी काम के लिए? जिसके जवाब में आइरिस कहती है, हाँ मैं इनुष से मिलने ही आई हूँ कि ये देखने वो अभी कैसा है। जो सुनकर किंग भी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं पहले माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि अभी का जो सिचुएशन रहेगा मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और इसी के साथ हमें इनुष का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने से, तुम फिर से यहाँ पर क्यों चली आई? और ये कह के ये बुक लेकर शारिन की तरफ फेंकता है, जिससे शारिन भी थोड़ी सी घबरा जाती है। और ये सब कुछ थोड़ी दूर से आइरिस भी देख लेती है, और ये सब कुछ देखकर आइरिस भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हमें इनुष को भी दिखाया जाता है, जो उसको बीमारी की वजह से देख सकते हो खून से पूरा लथपथ था। उसी समय शारिन, जो आइरिस को देखकर थोड़ी सी हैरान थी, उसी समय अपने सिर घुमा लेती है और इनुष को कहती है, योर हाइनेस, ऐसे गुस्सा करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। इसके जवाब में इनुष भी कहता है कि मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे इस प्यूरिफिकेशन मैजिक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, इसलिए निकलो यहाँ से। और इनुष को ऐसे गुस्से में देखकर इस बार आइरिस भाग कर आती है और शारिन के सामने खड़ी हो जाती है। जिसको देखकर इनुष भी चौंक जाता है कि आटे की गुड़िया तुम यहाँ पर। उसी समय शारिन भी कहती है, आइडियस ये डेंजरस है, तुम बाहर वेट करो, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे पास चली आऊंगी। उसी समय किंग पीछे से रूड तरीके से कहता है, शारिन इटम, इतनी दूर से आने के लिए शुक्रिया, मगर फिर भी मुझे लगता है प्रिंस का हालत अभी भी सही नहीं हुआ है, इसलिए आज के लिए इतना काफी है, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। मगर यंग लेडी आइडियस को प्रिंस के साथ कुछ डिस्कस करना है, इसलिए आइडियस यहाँ पर ही रहेगी। जो सुनकर शारिन भी कहती है, मुझे माफ करना, मगर मैं आइडियस को अकेले नहीं छोड़ सकती। और किंग भी कहता है, तुम्हें इस बारे में लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आइडियस सिर्फ अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए कुछ देर यहाँ पर रुकेगी, तब तक तुम जाकर वेटिंग रूम में इंतजार करो, आइडियस कुछ समय बाद तुम्हारे पास चली जाएगी। मगर ये सुनकर शारिन बहुत ही परेशान लग रही थी, जिस वजह से आइरिस इसके हाथ पकड़ कहती है, बड़ी बहन शारिन, मुझे वैसे भी प्रिंस से कुछ देर के लिए अकेले बात करना था, क्या आप प्लीज बाहर वेट कर सकती हो? और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपको मुझे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर शारिन भी मान जाती है और जाते हुए किंग को ग्रीट करते हुए यहाँ से निकल जाती है। और शारिन के जाने के बाद इनुष कहता है, आटे की गुड़िया मेरे करीब आओ। और आइरिस भी पहले की तरह कहती है, मैं आइरिस हूँ, मुझे आइरिस करके बुलाया करो। इनुष भी कहता है, जो भी हो आटे की गुड़िया, मुझे ये बताओ, वो सफेद बालों वाला लड़का कौन था? जो सुनकर आइरिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि सफेद लड़का ये कौन है। इनुष भी कहता है, वही लड़का जो तुम्हारे साथ था और मुझे इम्प्रे पेरिस में लाकर छोड़ दिया, और वो हमेशा अजीब तरीके से मुस्कुराता है। तो आइरिस भी समझ जाती है कि ये लुसिलियन के बारे में बात कर रहा है। और आइरिस सोचती है कि मुझे भी सही से नहीं पता उसके बैकग्राउंड के बारे में, मुझे सिर्फ वो एक गली में मिला था। और ये सोचकर आइरिस कहती है, वो हमारे साथ अभी इटम फैमिली में रह रहा है। जो सुनकर इनुष कहता है, इसका मतलब वो चोमू अभी भी तुम्हारे साथ है, अगर उसने मेरा जान ना बचा होता तो मैं कब का उसे मार डालता। और ये सोचकर गुस्सा कर रहा था कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हो कि उसने मुझे अपने पीठ पे उठाया। और ये सब सुनकर आइरिस सिर्फ चुपचाप शांत बैठे थे। उसी वक्त इनुष सीरियस होकर कहता है, इसके अलावा आप यहाँ फिर से किस लिए आए हैं फादर? किंग भी कहता है, पहले ये बताओ कि अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है इनुष? जो सुनकर इनुष कहता है, आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, आपको तो हमेशा मेरे प्रतिदिन का रिपोर्ट मिलता रहता है, फिर भी आप क्या मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि मैं मर रहा हूँ? जो सुनकर किंग कहता है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप आज कैसे महसूस कर रहे हो? इनुष कहता है, आपको क्या लगता है मरते समय कैसा महसूस होता है? हर दिन सिर्फ एक ही सवाल आप पूछते हो और मुझे बार बार आपसे ये नहीं सुनने, इसलिए निकलिए यहाँ से। और इसके बाद माहौल बहुत ही इंटेंस हो चुका था। मगर उसी समय किंग कहता है, इनुष तुम्हारा माँ तुम्हें बहुत ही मिस करती है, तुम सिर्फ इतना बताना कब तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो, मैं उनका शेड्यूल रेडी करके तुम्हें उनसे मिलाने की तैयारी कर दूंगा। जो सुनकर इनुष भी सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, और किंग वहाँ पर ही खड़ा था। जो देखकर इनुष फिर से कहता है कि मैंने कहा ना, ठीक है, आप निकलिए यहाँ से। किंग भी कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहता था, तुम अपने दोस्त के साथ रहो, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। और किंग के जाने के बाद इनुष कहता है, ऑक्शन हाउस से लौटने के बाद तुम जरूर बहुत बार घूमे होंगे और मस्ती करे होंगे, मगर मैं हमेशा मरे हुए लाश की तरह ही इस कमरे में कैद रहा हूँ। और बीमारी की वजह से मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझसे एक कदम चला भी नहीं जा सकता, जिस वजह से यहाँ पर रहते रहते मेरा दम घुटता है। और मैं इतना फतेटिक बन चुका हूँ कि मैं अपने माँ से भी नहीं मिलने जा सकता। मैं सिर्फ इसके इंतजार में हूँ कब मुझे मृत घोषित किया जाए। जिस वजह से जिस भी लोगों से मैं मिलता हूँ सभी मुझे ऐसे देखते हैं कि सभी लोग मुझे तरस खा रहे हैं मेरी इस कंडीशन की वजह से, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी को अभी हार्ट अटैक आ जाए, और ऐसा ना हो तो किसी एक्सीडेंट की वजह से मुझसे पहले भी मर सकते हैं। फिर मुझे इस तरीके से क्यों घूरते हैं सभी लोग, और मैं जो भी करूँ सभी लोग ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही मुझे घूरेंगे, जैसे एग्जाम्पल अभी तुम मुझे देख रही हो। जो सुनकर आइरिस चौंक जाती है। इनुष कहता है, तुम भी मेरे लिए बुरा फील कर रही हो और ये सोच रही हो कि तुम क्या कर सकती हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? और आइरिस भी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ योर हाइनेस। और सोच में पड़ जाती है कि ये क्या बोले। और उसी वक्त हमें इटम फैमिली दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बटलर बारिश देखकर सोचता है, अभी तो मौसम सही था,
उसी समय ड्यूक कम्युनिकेटर खींचा से किसी से बातें करने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम कैसे नहीं आ सकते, तुमने कहा था कि तुम इस हफ्ते चले आओगे। उसी समय कम्युनिकेटर क्रिस्टल के दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, जो सुन के ड्यूक गुस्से में कहता है तुम ये क्या कह रहे हो कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ चुका था, मगर तुमने मुझसे पैसे लिए थे इसलिए तुम्हें खुद ही इन सब चीजों से डील करना चाहिए था। और आखिर में ड्यूक गुस्से में कहता है कि भूल जाओ ये सब कुछ, और ये सब कुछ देखकर बटलर भी कहता है कि फिर से कैंसिल हो गया। ड्यूक भी कहता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो सभी मान जाते हैं मगर आखिर में जाकर हमेशा ऐसा ही होता है। बटलर कहता है अभी के लिए टीचर मिलना सच में बहुत ही मुश्किल है, और अपने लिस्ट चेक करने लगता है कि इसने मना किया था और ये अभी रीच से बाहर है, ये नहीं, ये भी नहीं, और ये शायद हो सकता है। इसलिए ड्यूक को दिखाता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। ये अभी बहुत ही यंग है और ये गांव में रहता है, मगर ये काफी फेमस है अपने टीचिंग्स को लेकर, और सभी लोगों का मानना है कि ये पैदाइशी जीनियस है। जो देखकर ड्यूक हिल जाता है और कहता है ये सच में बहुत ही यंग है, ये सिर्फ 14 साल का है, और हम अपने फैमिली के बच्चों के फ्यूचर किसी ऐसे के हाथ में नहीं डाल सकते जो खुद ही स्कूल में पढ़ता हो। बटलर भी कहता है मैं भी मानता हूँ ये काफी यंग है, मगर मुझे लगता है ये केपेबल है यंग लेडी आइरिस के ट्यूटर बनने के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे रॉयल फैमिली के बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए इसके पास काफी एक्सपीरियंस है टीचिंग्स को लेकर। और ये लड़का काफी सीधा साधा भी है, इसलिए मुझे लगता है ये आइडियस के ट्यूटर बनने के लिए परफेक्ट है। जो सुनकर ड्यूक सोच में पड़ जाता है कि ये क्या करे, इसलिए कहता है ये इतना यंग होने के बाद भी ट्यूटर है, इसलिए इसके पास कुछ ना कुछ तो खास होगा, अभी के लिए यही चलेगा, मगर आगे जाकर अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो हम इसे बदल भी सकते हैं। और ये कह के ड्यूक सोचता है कि पता नहीं इसके पास ऐसा कौन सा स्किल है कि ये इतना यंग होने के बाद भी इतना फेमस ट्यूटर है, मगर मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है इसको आइरिस के ट्यूटर बनाने के सिवाय। इसके बाद हमें अगला सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर लुसिलियन कहता है मैं आपका वफादार कुत्ता आपके लिए ये पुडिंग लाया हूँ, मगर आइरिस सुबह सुबह ये सब कुछ देखकर हैरान थी और कहती है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। जो सुन के लुसिलियन कहता है लगता है आपने सुना नहीं, मैंने आर्नो का परमिशन लेकर आपका वफादार कुत्ता बन चुका हूँ। आइरिस कहती है ये नहीं, मैंने पूछा कि तुम्हारे पास मेरा मॉर्निंग का स्नैक्स कैसे आया, ये तो दिलजी का काम था। लुसिलियन भी कहता है मैंने दिलजी को बहुत ही प्यार से कहा कि आज ये काम मैं करूंगा, तो दिलजी मान गई। और हमें दूसरी तरफ दिलजी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेड पूछती है तुम तो यंग लेडी के लिए पुडिंग ले जा रही थी, मगर यहाँ क्या कर रही हो। जो सुनकर दिलजी कंफ्यूज होकर कहती है हाँ मैं ये कर रही थी, मगर एक छोटा सा लड़का कर कहा कि वो ये काम मेरे बदले कर देगा, और पता नहीं कैसे मैं इस बात पे मान गई। इसका मतलब समझे दया, इसके ऊपर हिप्नोटाइजिंग मैजिक का यूज करा गया था। मगर दूसरी तरफ आइरिस को ये लगता है सच में दिलजी अपने मन से इसको बच्चा समझकर ये काम दे दिया होगा। ये सोचकर आइरिस कहती है लुसिलियन तुम उठ जाओ और ये मुझे दे दो, ये मैं खुद से खा लूंगी। इसके बाद लुसिलियन पूछता है मैंने सुना कि आप इंपीरियल पैलेस में गए थे, कैसा रहा आपका ट्रिप, और मैंने ये भी सुना था कि आप इनुस से मिले थे, वो अभी कैसा है। जो सुनकर आइरिस कहती है इनुस का जो बीमारी है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से इनुस अभी और भी ज्यादा बीमार रह रहा है, और उसका रंग भी पहले से ज्यादा पीला पड़ चुका है, जिस वजह से मुझे उसका हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फिक्र है। और आइरिस को इस तरीके से देखकर इनुश कहता है अगर आप बुरा ना माने मास्टर, तो अगली बार आप गए तो प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि मुझे भी उसको लेकर थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, तो इसलिए मैं भी उससे जाकर मिलना चाहूंगा, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए अगर कुछ कर पाऊँ। तो आइरिस भी कहती है प्लीज किसी से नहीं मिलते और किसी से बात नहीं करते, मगर उसने तुम्हारे बारे में पूछा था। जो सुनकर लुसिलियन कहता है तब मैं श्योर हूँ कि वो मुझे अपने गेट से लात मार कर बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने उसका जान बचाया था। और आइरिस को इनुश का गुस्से वाला चेहरा याद आता है, तो कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा, मगर इसके लिए पहले मुझे परमिशन लेना होगा, मगर अगली बार गई तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगी। और इनुश भी कहता है शुक्रिया मास्टर, और आइरिस सोचती है अगली बार, आई होप अगली बार माहौल थोड़ा सा सही रहे, क्योंकि हमें फिर से उसी समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइरिस कहती है योर हाइनेस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए। जो सुनकर इनुश कहता है भूल जाओ ये सब कुछ, मैं एक बेवकूफ हूँ जो मैं तुम जैसे सीधी सादी बच्ची से ये सवाल पूछा, और अभी तुम निकलो यहाँ से, मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ। और आइरिस कहती है योर हाइनेस, क्या मैं वापस फिर कभी आपसे मिल सकती हूँ। इनुश भी कहता है अभी मैं सच में परेशान होने लगा हूँ, निकलो यहाँ से जब तक मेरा मूड सही है। जो सुनकर आइरिस को सोचकर इनुश को ग्रीट कर यहाँ से निकलने लगती है। उसी समय इनुश कहता है हे आटे की गुड़िया, अगर अगली बार आए तो एक प्रेजेंट लेकर आना, क्योंकि अगर तुम किसी रॉयल फैमिली के बंदे से मिलने जाओ और खाली हाथ जाओ तो ये बहुत ही रूड कहलाता है, और मैं ये सब कुछ इस बार नजरअंदाज कर रहा हूँ, मगर अगली बार ऐसे बेवकूफ की तरह मत रहना। और मैंने ये सुना है कि तुम ईटन फैमिली के एक मेंबर बन चुकी हो, तो उनकी तरह रहना सीखो। जो सुनकर आइरिस कहती है ठीक है मैं समझ गई, और गुड बाय कह के यहाँ से चली जाती है। और इनुश लेटी हुई ये सोचता है कि ये सच में एक बेवकूफ है,
इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड आइरिस को ग्रीट करते हुए निकलने लगती है कि आपका दिन अच्छा जाए माय लेडी। जो सुनकर आइरिस भी मुस्कुराती हुई इसे ग्रीट करती है, मगर जब ये मेड चल रही थी तब पीछे से इसको रिचर्ड की तरह ही लग रहा था, जिसे देखकर आइरिस को भी रिचर्ड के हाथ आ जाता है। मगर उसी समय कोई कहता है आइरिस तुम यहाँ हो, मैं बहुत समय से तुम्हें ढूंढने जा रहा था, ये देखो ये बुक तुम्हारे लिए आया है इम्पीरियल पैलेस से। और आर्नो को देखकर आइरिस बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है शुक्रिया फादर, और ये बुक देखकर कहती है इस बुक को तो मैं पहले पढ़ना चाहती थी। जो देखकर आर्नो भी कहता है लगता है तुम्हें भी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना पसंद है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है हाँ मुझे इस तरीके की चीजों के बारे में जानना पसंद है। और आइरिस ने ये झूठ बोला और आखिर तक इस बात को छुपा नहीं पाई और आखिर में बोल दिया कि ये सब कुछ ये इनुष के लिए ही कर रही थी। जो सुनकर आर्नो हंसते हुए कहता है तो ये सब कुछ तुम एक लड़के के लिए ही कर रहे थे, मुझे नहीं पता मेरी बेटी एक लड़के के इतना करीब जा चुकी है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम ये सब करना छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, क्योंकि किसी भी लड़के के इतना करीब जाना सेफ नहीं होता। जो सुनकर आइरिस थोड़ी सी शर्मा रही थी, मगर आखिर में पूछती है फादर क्या आपको पता है इनुष का जो बीमारी है वो किस तरीके का बीमारी है। जो सुनकर अन्नो भी कहता है मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैंने जितना सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बारे में पता नहीं कर पाए, मगर सभी का यही कहना है कि ये सर्दियों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर मेरा कली वो अभी तक जिंदा है और सरवाइव किया जा रहा है, मगर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिनों तक। और बगल में देखकर इतना कहते ही रुक जाता है क्योंकि आइरिस बहुत ही मायूस लग रही थी। इसलिए आर्नो बहुत ही प्यार से आइरिस के सिर पे हाथ रखकर कहता है इस बार भी वो सरवाइव कर जाएगा जैसे वो पहले से करता आ रहा है। और मैं भी तुम्हारे लिए इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। और मैं कुछ स्किल डॉक्टर को जानता हूँ जो सिटी के बाहर रहते हैं, इसलिए आइरिस चिंता मत करो, तुम्हारा ये फादर अपना पूरा कोशिश करेगा इस चीज से निकलने के लिए। जो देखकर आइरिस भी सोचती है फादर पूरे बदल चुके हैं, ये दूसरों के बारे में कभी परवाह नहीं करते थे, मगर अभी ये पूरे बदल चुके हैं मेरे लिए। इसलिए आइरिस भी बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहती है थैंक यू फादर। और आर्नो कहता है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। जो सुनकर आइरिस कांप जाती है क्योंकि ये सिर्फ जड़ी बूटी और नॉवेल्स पढ़े जा रही थी। इसलिए आर्नो भी पूछता है जो भी हो अभी तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। आइरिस भी झूठ बोलती है कि मैं ट्यूशन के पहले ही सब कुछ पढ़ रही हूँ। आर्नो कहता है मुझे पता था तुम कुछ अच्छी करोगी क्योंकि तुम मेरी बेटी जो ठहरी, मगर मैं सिर्फ इस चीज से नाराज हूँ कि तुम्हारा जो नया ट्यूटर है वो मुझे पसंद नहीं है। जो सुनकर आइरिस पूछती है किस लिए फादर, क्या वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो सुनकर अर्नो कहता है ऐसा नहीं है, क्या सोचकर उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जिसको मैं पहले से डरा चुका हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे ट्यूटर के लिए एक महिला को चुनने के लिए कहा था, तब मेरे पास कोई शिकायत नहीं रहता। जो सुनकर आइरिस कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो, वैसे भी मेरा नया टीचर का नाम क्या है, क्योंकि अगर मैं उसे पहले से जान लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। जो सुनकर अर्नो भी थोड़ा सा सोच कर कहता है उसका नाम शायद एलियट होगा। इसके बाद हमें सीधा अगला सीन एलियट का दिखाया जाता है जो कहता है माय लेडी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मगर उसी वक्त ये गिर जाता है और कहता है सॉरी माय लेडी, मैं नर्वस था इसलिए मैं गिर गया। बाय द वे मेरा नाम एलियट है और मैं आपका नया टीचर हूँ, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा माय लेडी। और इसे देखकर आइरिस पूरी हैरान थी। उसी वक्त ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नाक से खून निकल रहा है। मगर आइरिस पूरी हिल चुकी थी और सोचती है ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको तो शाइडन के पास होना चाहिए था। और यहाँ से ही मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।